जीके मस्ती एमएस में फिर आपका एक बार स्वागत है। जलवायु वाले अध्याय में जो हम लोगों ने 3 पार्ट देखा, जिसमें जलवायु के बारे में अच्छी खासी जानकारी ली, आज हम ऋतु पर चर्चा करेंगे और ये अध्याय 4 का जलवायु से रिलेटेड अंतिम पार्ट होगा एनसीईआरटी भारत के भूगोल से। ऋतु, समय न नष्ट करते हुए सीधे चर्चा पे आते हैं। ऋतु क्या है? मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। इसी विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप को ऋतु कहा जाता है। मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। इसी विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप को ऋतु कहा जाता है। एक ऋतु से दूसरी ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। विशेषकर देश के आंतरिक भागों में ये परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। तटीय क्षेत्रों में तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती है, यद्यपि यहाँ वर्षा के प्रारूपों में भिन्नताएं अवश्य होती हैं। ऋतुओं के प्रकार देखिए, भारतीय परंपरा के अनुसार एक वर्ष को द्विमासिक यानी 6 ऋतुओं में बांटा जाता है। मतलब एक ऋतु 2 महीने की, तो इस तरीके से 12 महीने, तो 6 ऋतुएं। कौन कौन सी 6 ऋतुएं? पहले ऋतु बसंत मानी जाती है, जो चैत से बैसाख तक चलती है। अंग्रेजी के महीने में देखा जाए तो मार्च से अप्रैल तक चलने वाली। दूसरी ऋतु ग्रीष्म ऋतु होती है, जिसे ज्येष्ठ से आषाढ़ तक माना जाता है। अंग्रेजी के महीने में देखा जाए मई जून में ये ग्रीष्म ऋतु होती है, और हिंदी के महीने में ज्येष्ठ और आषाढ़। फिर ग्रीष्म ऋतु के बाद में वर्षा ऋतु आती है, जो श्रावण से भाद्र तक चलती है। अंग्रेजी के महीने में देखा जाए तो जुलाई और अगस्त के महीना पड़ते हैं, श्रावण और भाद्रपद। वर्षा ऋतु के बाद में शरद ऋतु आती है, जो आश्विन और कार्तिक महीने में होती है हिंदी के, अंग्रेजी के सितंबर और अक्टूबर में। शरद के बाद में हेमंत ऋतु आती है, जो मार्गशीर्ष से लेकर पौष मास तक होती है। मार्गशीर्ष से लेकर पौष मास तक होती है। अंग्रेजी के महीने में देखा जाए नवंबर और सितंबर में ये ऋतु होती है हेमंत ऋतु। और लास्ट ऋतु हेमंत के बाद में शिशिर आती है, जो माघ और फाल्गुन में होती है। अंग्रेजी के महीने में देखा जाए जनवरी फरवरी में होती है। तो ये भारत की परंपराएं ऋतुएं हैं: बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, जो चैत से लेकर तक फागुन तक शुरू होती तक जाती हैं, एक 2 महीने की, चैत बैसाख जेठ आषाढ़। और अंग्रेजी महीने से मार्च से लेकर फरवरी तक आती हैं। उत्तरी और मध्य भारत में लोगों द्वारा अपनाए जाने वाले इस ऋतु चक्र का आधार उनका अपना अनुभव और मौसम के घटक का प्राचीन काल से चला आ रहा ज्ञान है। ऋतुओं की उपर्युक्त यानी यही भारतीय परंपरा वाली जानकारी जो है, उपर्युक्त व्यवस्था दक्षिण भारत की ऋतुओं से मेल नहीं खाती, जहाँ ऋतुओं में थोड़ी भिन्नता पाई जाती है। कैसे? मौसम वैज्ञानिक वर्ष को 4 ऋतुओं में बांटते हैं। जो मौसम वैज्ञानिक हैं वो वर्ष को 4 ऋतुओं में बांटते हैं। कौन कौन? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, मानसून का आगमन यानी वर्षा ऋतु, और मानसून की वापसी यानी शरद ऋतु। शीत ऋतु जो पहली ऋतु, ये 15 दिसंबर से 15 मार्च तक मानते हैं। ग्रीष्म ऋतु जो दूसरी ऋतु है, इसे 16 मार्च से 15 जून तक मानते हैं। 16 मार्च से 15 जून तक मानते हैं, लेकिन इनकी तिथियों में क्षेत्र के अनुसार बदलाव भी हो जाता है। तीसरी ऋतु जो मानसून का आगमन होता है, जिसे वर्षा ऋतु कहते हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून का आगमन होता है, जिसे वर्षा ऋतु कहते हैं, ये जो है मौसम वैज्ञानिक इसको 16 जून से 15 सितंबर तक की ऋतु मानते हैं। और चौथी ऋतु जो मौसम वैज्ञानिक मानसून की वापसी अर्थात शरद ऋतु का समय जो है, 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक का मानते हैं। यह तिथियां एक सामान्य सीमा रेखा को तय करती हैं। मानसूनी पवनों के आगमन एवं प्रत्यावर्तन में होने वाला विलंब इनको पर्याप्त रूप से प्रभावित करता है। अब देखिएगा, बारी बारी से देखिएगा। पहली ऋतु है शीत ऋतु, विंटर सीजन। तापमान कितना रहता है? आमतौर पर शीत ऋतु में, उत्तर भारत में शीत ऋतु नवंबर के मध्य से प्रारंभ होती है
भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर और जनवरी सर्वाधिक ठंडे महीने होते हैं। इस समय उत्तरी भारत के अधिकांश भागों में औसत दैनिक तापमान 21 सेल्सियस से कम रहता है एवं रात्रि का तापमान काफ़ी कम हो जाता है, जो पंजाब और राजस्थान में हिमांक यानी 0 सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। वाह। शीत ऋतु में उत्तरी भारत में अधिक ठंड पड़ने के मुख्य रूप से 3 कारण हैं। शीत ऋतु में उत्तरी भारत में अधिक ठंड पड़ने के मुख्य रूप से 3 कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर स्थित होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। मतलब समुद्र से दूर है ये राज्य, इसीलिए यहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है। दूसरा कारण क्या है? निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण यह है कि फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनें उत्तरी भारत में शीतलहर ला देती हैं। ऐसे अवसरों पर देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाला व कोहरा भी पड़ने लगता। तो ये 3 कारण हैं उत्तरी भारत में अधिक ठंड पड़ने के। प्रायद्वीपीय भारत में कोई निश्चित शीत ऋतु नहीं होती। तटीय भागों में भी समुद्र के समकारी प्रभाव तथा भूमध्य रेखा की निकटता के कारण ऋतु के अनुसार तापमान के वितरण प्रतिरूप में शायद ही कोई बदलाव आता हो। उदाहरण के लिए तिरुवनंतपुरम में जनवरी के मध्य अधिकतम तापमान 31 सेल्सियस तक रहता है, जबकि जून में यह 29.5 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर तापमान अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 सेल्सियस से 25 सेल्सियस के बीच रहता है, जबकि उत्तरी मैदान में यह 10 सेल्सियस से 15 सेल्सियस के बीच होता है। इस ऋतु में दिन गर्म तथा रातें ठंडी होती हैं। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम एवं पवनें शिथिल तथा परिवर्तित होती हैं। तो ये तो शीत ऋतु का तापमान हो गया। अब वायु दाब तथा पवनें कैसी चलती हैं शीत ऋतु में? शीत ऋतु में भारत का मौसम मध्य एवं पश्चिम एशिया में वायु दाब के वितरण से प्रभावित होता है। इस समय हिमालय के उत्तर में तिब्बत पर उच्च वायुदाब केंद्र स्थापित हो जाता है। इस उच्च वायुदाब केंद्र के दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप की ओर निम्न स्तर पर धरातल के साथ साथ पवनों का प्रवाह हो जाता है। इस ऋतु में मौसम की विशेषता उत्तरी मैदान में एक क्षीण उच्च वायुदाब का विकास होना है। मध्य एशिया के उच्च वायुदाब केंद्र से बाहर की ओर चलने वाली धरातली पवनें भारत में शुष्क महाद्वीपीय पवनों के रूप में पहुंचती हैं। ये महाद्वीपीय पवनें उत्तरी पश्चिमी भारत में व्यापारिक पवनों के संपर्क में आती हैं, लेकिन इस संपर्क क्षेत्र की स्थिति स्थायी नहीं है। कई बार तो इसकी स्थिति खिसक कर पूर्व में मध्य गंगा घाटी के ऊपर पहुंच जाती है। परिणाम स्वरूप मध्य गंगा घाटी तक संपूर्ण उत्तर पश्चिमी तथा उत्तरी भारत इन शुष्क उत्तर पश्चिम पवनों के प्रभाव में आ जाता है। गंगा घाटी में इनकी दिशा पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी होती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में इनकी दिशा उत्तरी हो जाती है। भू आकृति के प्रभाव से मुक्त इन पवनों की दिशा बंगाल की खाड़ी में स्पष्ट तौर पर उत्तर पूर्व की ओर होती है। दिसंबर के अंत तक 22 दिसंबर तक सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता रहता है। इस ऋतु में मौसम की विशेषता उत्तरी मैदान में एक क्षीण उच्च वायुदाब का विकसित होना है। दक्षिण भारत में वायुदाब उतना अधिक नहीं होता। 1019 मिलीबार तथा 1013 मिलीबार की संभार रेखाएं उत्तर पश्चिमी भारत तथा सुदूर दक्षिण से होकर गुजरती है। परिणाम स्वरूप
उत्तर पश्चिमी उच्च वायुदाब क्षेत्र से दक्षिण में हिंद महासागर पर स्थित निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर पवनें चलना आरंभ कर देती। नेक्स्ट पॉइंट, शीत ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं जो स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं, इसीलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। इन पवनों के कारण तमिलनाडु के तट पर कुछ मात्रा में वर्षा होती है, क्योंकि वहाँ ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं, समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। शीतकालीन मानसूनी पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलने के कारण शीत ऋतु में अधिकांश वर्षा भारत में वर्षा नहीं होती, क्योंकि इन पवनों में नमी बहुत कम होती है। स्थल पर घर्षण के कारण इन पवनों का तापमान बढ़ जाता है। शीतकाल में वर्षा, जिसे राजस्थान में मावट कहा जाता है, की कुल मात्रा कम होती है, लेकिन ये रबी फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। प्रायद्वीपीय भाग में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ तापमान के प्रारूप में ना के बराबर परिवर्तन होता है। सर्दियों में भारत का मौसम सुहावना होता है, फिर भी यह सुहावना मौसम कभी कभार हल्के चक्रवाती अवदाबों से बाधित होता रहता है। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ कहे जाने वाले ये चक्रवात पूर्वी भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं और पूर्व की ओर चलते हुए पश्चिमी एशिया, अफगानिस्तान, ईरान तथा पाकिस्तान को पार करके भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में पहुंचते हैं। मार्ग में उत्तर में कैस्पियन सागर तथा दक्षिण में ईरान की खाड़ी से गुजरते समय इन चक्रवातों की आर्द्रता में वृद्धि हो जाती है। भारत में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। पश्चिमी विक्षोभ पछुआ पवनों का ही एक भाग है, जो जेट स्ट्रीम के सहारे यहाँ प्रवाहित होते हैं और वर्षा कराते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसूनी महीनों के साथ साथ अक्टूबर एवं नवंबर के महीनों में भी आते हैं तथा ये पूर्वी प्रवाह के एक भाग होते हैं एवं देश के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। ये चक्रवात बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर में उत्पन्न होते हैं, जिससे तेज गति की हवाएं चलती हैं और भारी बारिश होती है। ये चक्रवात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भागों पर टकराते हैं। मूसलाधार वर्षा और पवनों की तीव्र गति के कारण अधिकतर चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा और नदियों के घने बसे डेल्टाई प्रदेशों को इन तूफानों से सर्वाधिक क्षति पहुंचती है। गोदावरी, कृष्णा और नदियों के घने बसे डेल्टाई प्रदेशों को इन तूफानों से सर्वाधिक क्षति पहुंचती है। कोरोमंडल तट पर होने वाली अधिकांश वर्षा इन्हीं अवदाबों और चक्रवातों से प्राप्त होती है। ऐसे चक्रवाती तूफान अरब सागर में कम उठते हैं। तो ये तो शीत ऋतु थी। अगली है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में पहले देखिए तापमान क्या होता है। ग्रीष्म ऋतु में मार्च में सूर्य के कर्क रेखा की ओर आभासी बढ़त के साथ ही उत्तरी भारत में तापमान बढ़ने लगता है। अप्रैल, मई व जून में उत्तरी भारत में स्पष्ट रूप से ग्रीष्म ऋतु होती है। भारत के अधिकांश भागों में तापमान 30 से 32 सेल्सियस तक पाया जाता है। मार्च में दक्कन पठार पर दिन का अधिकतम तापमान 38 सेल्सियस हो जाता है, जबकि अप्रैल में गुजरात और मध्य प्रदेश में यह तापमान 38 से 46 सेल्सियस के बीच पाया जाता है। मई में तापमान की यह पेटी और अधिक उत्तर में खिसक जाती है, जिससे देश के उत्तर पश्चिमी भागों में 48 सेल्सियस के आसपास तापमान का होना सामान्य बात है। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर पठार तक एक निम्न दाब का एक लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। दक्षिण भारत में ग्रीष्म ऋतु मृदु होती है, क्योंकि समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण यहाँ का तापमान लगभग स्थिर रहता है। अतः दक्षिण में तापमान 26 सेल्सियस से 32 सेल्सियस के बीच रहता है।
पश्चिमी घाट के कुछ क्षेत्रों में ऊंचाई के कारण तापमान 25 सेल्सियस से कम हो जाता है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की होती है। शीतकाल में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। ग्रीष्म ऋतु में भारत में उच्च तापमान के कारण उत्तर पश्चिम भारत में निम्न दाब की हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं। तटीय भागों में समताप रेखाएं तट के समांतर उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हैं, जो प्रमाणित करती हैं कि तापमान उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत की ओर न बढ़कर तटों से भीतर की ओर बढ़ता है। गर्मी के महीनों में औसत न्यूनतम दैनिक तापमान भी काफ़ी ऊंचा रहता है और 26 सेल्सियस से शायद ही कभी नीचे जाता हो। राजस्थान के चूरू जिले में जून के महीने के किसी एक दिन का तापमान 50 सेल्सियस अथवा इससे अधिक हो जाता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है। अब ये तो तापमान हो गया। वायु दाब और पवनें देखिए ग्रीष्म ऋतु की। जुलाई के मध्य तक धरातल के निकट निम्न वायु दाब पेटी, जिसे अंता उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ कहा जाता है, उत्तर की ओर खिसककर हिमालय के लगभग समांतर 20 सेल्सियस से 25 उत्तरी अक्षांश पर स्थित हो जाती है। इस समय तक पश्चिमी जेट प्रवाह भारतीय क्षेत्र से लौट चुका होता है। भारतीय मौसम विज्ञानियों ने पाया कि ITCZ के उत्तर की ओर खिसकने तथा पश्चिमी जेट प्रवाह के भारत के उत्तरी मैदान से लौटने के बीच एक अंतर संबंध है। ITCZ निम्न वायुदाब का क्षेत्र होने के कारण विभिन्न दिशाओं से पवनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। भारत में सितंबर माह से मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है, जिसका कारण सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण ITCZ का दक्षिण की ओर खिसकना है। इस क्रम में उत्तर पूर्व भारत से चलने वाली मानसूनी पवनें बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर तमिलनाडु में वर्षा करती हैं, विशेषकर चेन्नई में। उत्तरी पूर्वी मानसून से तमिलनाडु को कुल वर्षा का 50 से 60% भाग प्राप्त होता है। दक्षिणी गोलार्ध से उष्णकटिबंधीय सामुद्रिक वायु सहित विषुवत वृत्त को पार करके सामान्यतः दक्षिण पश्चिमी दिशा में कम दाब वाली पेटी और अग्रसर होती है। यही आर्द्र वायु धारा दक्षिण पश्चिमी मानसून कहलाती है। वायु दाब एवं पवनों का उपयुक्त प्रतिरूप केवल क्षोभ मंडल के निम्न स्तर पर पाया जाता है। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति पवनों के धरातली संचरण को आकर्षित करती है, जिनकी दिशा पश्चिमी तट, पश्चिमी बंगाल के तट तथा बांग्लादेश के साथ दक्षिण पश्चिमी होती है। उत्तरी बंगाल और बिहार में इन पवनों की दिशा पूर्वी और दक्षिण पूर्वी होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून की ये धाराएं वास्तव में विस्थापित भूमध्य रेखी पछुआ पवनें हैं। उत्तर पश्चिम में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ के केंद्र में दोपहर के बाद शुष्क एवं तप्त हवाएं चलती हैं, जो कई बार आधी रात तक चलती रहती हैं। इन गर्म हवाओं को लू कहते हैं। मई में शाम के समय पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधियों का चलना एक आम बात है। ये अस्थायी तूफान पीड़ादायक गर्मी से कुछ राहत दिलाते हैं, क्योंकि ये अपने साथ हल्की बारिश और शीतल हवाएं लाते हैं। इस मौसम में वैशाख के महीने में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार बारिश भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। इसीलिए पश्चिम बंगाल में इसे काल वैशाखी कहा जाता है। गर्मी का मौसम शुरू होने पर जब सूर्य उत्तरायण स्थिति में आता है, उपमहाद्वीप के निम्न तथा उच्च दोनों ही स्तरों पर वायु परिसंचरण में उत्क्रमण हो जाता है। शुष्क एवं आर्द्र वायु संहतियों के अचानक संपर्क से स्थानीय स्तर पर तेज तूफान पैदा होते हैं। इन स्थानीय तूफानों के साथ तेज हवाएं, मूसलाधार वर्षा और यहाँ तक कि ओले भी आते हैं। जून में प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग पर पूर्वी जेट प्रवाह 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। पूर्वी जेट प्रवाह द्वारा
भारतीय उपमहाद्वीप में लाए गए उष्णकटिबंधीय चक्रवात वर्षा के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन चक्रवातों के मार्ग में आने वाले भाग भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले भाग हैं। ग्रीष्म ऋतु में आने वाली कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान देखिएगा। आम्र वर्षा, ये तूफान पहला है जो आता है ग्रीष्म ऋतु में। आम्र वर्षा क्या है? ये आम्र वर्षा कर्नाटक एवं केरल में ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते मानसून पूर्व होने वाली वर्षा फुहार है। स्थानीय तौर पर इस तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है, क्योंकि आम की फसल के लिए यह फुहार अत्यधिक लाभकारी होती है। यह वर्षा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल माह में होती है। इस वर्षा से आम की बौरें पेड़ से टूटकर गिरती नहीं हैं, अतः आम की फसल अच्छी होती है, तो इसे आम्र वर्षा कहते हैं। अगली है फूलों वाली बौछार। वायु दाब और पवनों को ग्रीष्म ऋतु की फूलों वाली बौछार कहते हैं। क्यों? इस वर्षा से केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं। काल वैसाखी क्या है? काल वैसाखी ये असम और पश्चिम बंगाल में वैसाख के महीने में शाम को चलने वाली विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें हैं। इनकी कुख्यात प्रकृति का अंदाजा इनके स्थानीय नाम काल वैसाख से लगाया जा सकता है। इसका अर्थ वैसाख के महीने में आने वाली तबाही है। चाय, पटसन व चावल के लिए ये पवनें अच्छी मानी जाती हैं। लू ये उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क व पीड़ादायक पवनें हैं। दिल्ली और पटना के बीच इनकी तीव्रता अधिक होती है। वर्षा का वितरण, अगला हेडिंग है वर्षा का वितरण। वर्षा के वितरण 4 प्रकार के हैं। देखिए, भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 150 सेंटीमीटर होती है, लेकिन इसमें क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं जो निम्नवत हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र, न्यून वर्षा के क्षेत्र और अपर्याप्त वर्षा के क्षेत्र। 4 प्रकार के वर्षा वाले क्षेत्र हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, पहला प्रकार देख लीजिए कौन है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियों पर अधिक वर्षा होती है। यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। खासी और जयंतिया पहाड़ियों के कुछ भागों में वर्षा 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। खासी और जयंतिया पहाड़ियों के कुछ भागों में। ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ियों पर 200 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो ये तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। फिर मध्यम वर्षा के क्षेत्र, गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ लगा हुआ गंगा का उत्तरी मैदान, कछार घाटी और मणिपुर में वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये मध्यम वर्षा के क्षेत्र हैं। न्यून वर्षा के क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू व कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात तथा दक्कन के पठार पर वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। अपर्याप्त वर्षा के क्षेत्र, देखिए प्रायद्वीप के कुछ भागों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। यही अपर्याप्त वर्षा के क्षेत्र बताए जाते हैं। ये भारत के औसत वार्षिक वर्षा ये क्षेत्र देखिएगा। तो इस तरीके से चौथा लेसन हमने कंप्लीट कर लिया है। 5वां लेसन मृदा जो है उसके बारे में अगला पार्ट आएगा। इसको बार बार देखें और ज्ञानार्जन करें। Thanks for watching.